जी। अभी स्वस्थ हैं आप, नहीं स्वस्थ हैं? हाँ ठीक है, मगर वीकनेस और लूज हाँ मोशन चल देखिए, रहे हैं, वीकनेस, गले में हाँ दर्द भी है हल्का। जी जी, चिंता की कोई बात नहीं है। देखिए, ये वीकनेस जो रहती है वो लगभग 3 महीने तक रह सकती है, संक्रमण के 3 महीने के बाद भी रह सकती है। तो अभी तो जी संक्रमण आपका मार्च में ही हुआ था, तो अप्रैल जी मई जी जी जून तक आपकी वीकनेस रह सकती है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप जी जो हैं वो हरी सब्जियां, फल और पीने वाली चीजें, जैसे सूप है या दूसरी चीजें हैं, जूस हैं, ये जी सब जी आप जी पी सकते हैं। जी और जो प्रोटीन की चीजें हैं वो खा सकते हैं। विटामिन बी, सी, डी, हम लोग कहते हैं ना ABCD, हम लोग अंग्रेजी में सीखते हैं। जी जी तो जी जी विटामिन जी बी, सी, डी ये डॉक्टर की सलाह पर ले सकते हैं। जिंक साथ में ले सकते हैं। तो ये जी। सब चीजें धीरे धीरे आपको कमजोरी दूर करने में मददगार साबित होंगी, और धीरे धीरे आपकी कमजोरी बिल्कुल दूर हो जाएगी। अब ये वैक्सीनेशन कब कराना है सर? हेलो डॉक्टर सूर्यकांत, जी तो जी जी डॉक्टर सूर्यकांत जी। वो पूछ रहे हैं कि उनको वैक्सीनेशन फिर कब कराना चाहिए। देखिए, अभी तो मार्च में संक्रमण हुआ है, तो नेचुरल सी बात है, आपको 8 हफ्ते अभी नहीं करवाना है, और उसके बाद आप करवा सकते हैं। ठीक, ओके, तो आप धन्यवाद 8 हफ्ते के बाद करवा सकते हैं। डॉक्टर धन्यवाद। साहब, कुछ सवाल जो हमें फेसबुक पे आ रहे हैं डॉक्टर राणा, उसमें है कि किसी कोरोना संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने के कितने दिन के बाद संक्रमण के लक्षण दिखाई दे सकते हैं? देखिए, जो हम लोग जैसे किसी के आप क्लोज कांटेक्ट में आते हैं तो टेस्ट अगर कराएंगे तो 5 दिन, कम से कम 5 दिन के बाद कराना चाहिए। क्योंकि 5 दिन के अंदर कराएंगे तो ये पॉसिबल है कि आप इन्फेक्ट हो गए हैं और टेस्ट अभी भी नेगेटिव आए। अब वो जो सिम्टम्स कब शुरू होगा, वो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन के बाद एकदम एकदम हार्ड एंड फास्ट कहना ये थोड़ा मुश्किल है कि जी आज आपका एक्सपोजर हुआ तो एकदम कब से सिम्टम शुरू हो जाएगा। जी लेकिन सिम्टम जब शुरू होता है तो स्लो वेग सिम्टम्स होते हैं, जैसे छींक आना, खांसी आना, फीवरिश होना, थोड़ा वीकनेस होना, थोड़ा भूख कम लगना, ऐसे शुरुआत होता है। और टेस्ट डॉक्टर साहब, आपको थोड़ा सा रोकना चाहेंगे, हम एक बार रुक करना चाहेंगे। कैबिनेट की ब्रीफिंग इस समय 2 केंद्रीय मंत्री कर रहे हैं, आइए सीधे रुक करें। तो हमने सोचा कि यहाँ क्यों न किया जाए, लेकिन मुझे अशोका होटल की भी तारीफ करनी पड़ेगी कि 90 मिनट में उन्होंने हमारे खाने का सारा बंदोबस्त किया। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई और एक बहुत प्रमुख निर्णय लिया गया। जैसे आपको मालूम है, बजट में और उसके पहले भी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव PLI फॉर वेरियस सेक्टर्स, और हमने सेक्टर भी घोषित किए थे, उसमें 12-13 सेक्टर्स को ये मिलने वाला है। उसमें 6 सेक्टर का PLI घोषित हो चुका है, टेलीकॉम से लेकर इलेक्ट्रॉनिक से लेकर सब। लेकिन आज फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए PLI की घोषणा हुई, उसके बारे में विस्तार से बताएंगे पीयूष गोयल जी। मूल मुद्दा यह है कि भारत का खाद्य संस्कृति भी बहुत रिच है, लेकिन भारत का ब्रांड बिल्ड नहीं हुआ है। तो दुनिया में भारत का ब्रांड बने, विदेशी और हमारा निवेश भी ज्यादा हो, उसके साथ साथ एक रोजगार की नई संभावनाएं बहुत तैयार हो, और मूल किसानों को लाभकारी मूल्य मिले, क्योंकि द होल फाइट इज अबाउट रेम्यूनरेटिव प्राइसेस। तो टू एंश्योर रेम्यूनरेटिव प्राइसेस, to increase and build India brand in food processing, ready to eat food, instant foods, and at the same time increasing the employment potential as well as making it global and manufacturing champion. This decision was taken. Over to Piyush. बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, Decision was taken. Over to Piyush. बहुत बहुत धन्यवाद प्रकाश जी।
आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पीएलआई फॉर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में 10,900 करोड़ रुपए इंसेंटिव या सब्सिडी के रूप में देने को मंजूरी प्राप्त की। और मैं समझता हूं कि जो 2021 ये वर्ष आज पूरा हो रहा है उसको एक बहुत अच्छी तरीके से हमने विराम देने का निर्णय कि इस वर्ष को अभी विराम देके आगे कैसे उत्साह के साथ भारत तेज गति से प्रगति करे, भारत किसानों के लिए विशेष करके आगे आने वाले वर्षों में नए आमदनी बढ़ाने के तरीके ढूंढे, उसके लिए ये निर्णय लेके एक फिटिंग ट्रिब्यूट टू आवर फार्मर्स, फिटिंग ट्रिब्यूट टू द अन्नदातास, जिन्होंने कोविड वर्ष होने के बावजूद इस देश में जो उपज है कृषि क्षेत्र की, उस उपज को बढ़ाया है। 3-3.5% एग्रीकल्चरल सेक्टर में इस वर्ष में बढ़ोतरी होगी कोविड के बावजूद, और ये दर्शाता है कि हमारे किसानों में कितनी क्षमता है, कितना तेज है और किस प्रकार से वो बाधाओं के बावजूद, तकलीफों के बावजूद देश को आत्मनिर्भर बनाने में अपने योगदान लगातार देते आ रहे हैं। स्वाभाविक रूप से नए कृषि कानून जब पास हुए तब एक विशेष जो हम सबके मन में चिंता थी वो थी कैसे किसानों की आमदनी बढ़ाई जाए और क्या नए मार्ग खोले जाएं जिससे किसानों की आमदनी बढ़ सकती है। और आपने देखा होगा, और इसके बारे में माननीय तोमर जी आज वो आसाम में हैं कैंपेनिंग के लिए, इसलिए आई एम स्टैंडिंग इन फॉर हिम। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय तोमर जी ने लगातार इस बात की चिंता की है कि किसानों के जो विकल्प आज के दिन उनके पास मौजूद है, जो जो ऑप्शंस हैं, उसको पूरी तरीके से बरकरार रखते हुए क्या हम कोई और विकल्प दे सकते हैं जिससे किसानों का आमदनी भी बढ़े, रोजगार के अवसर भी बढ़े, विशेष तौर पे निवेश हो किसानी क्षेत्र में, और आगे किसानी प्रोडक्ट्स को जो उपज है उसको प्रोसेस करके वैल्यू एडिशन बना के देश और विदेशी मार्केटों में इसका डिमांड बढ़ने में हम योगदान दे सके। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से नए कानूनों से हमने ऑप्शन दिया है किसानों को कि वो अगर चाहें, पूरी तरीके से ऑप्शन है, अगर चाहें तो वो अपनी उपज को एपीएमसी मंडी में बेच सकते हैं, अगर उनको ज्यादा दाम मिलता है तो वो चाहे तो और किसी को बेच सकते हैं, डायरेक्टली बेच सकते हैं, और अगर वो चाहें स्वयं से और उनको लाभदायक दिखता है कि वो किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके एक लंबे अरसे के लिए सुनिश्चित कर लें कि उनकी उपज का अच्छा दाम मिले, तो वो भी उनको ऑप्शन दिया गया। ये अलग बात है कि कुछ लोगों ने बहुत भ्रमित करके किसानों को गलत फहमियों में डाल के एक नेगेटिविटी का माहौल बनाने की कोशिश की, लेकिन मैं समझता हूं देश भर में आज किसान इस बात को पूरी भली भांति समझ गए कि ये नए कानून महज एक इनके लिए ऑप्शन है, एडिशनल ऑप्शन है, पुरानी व्यवस्था को पूरी तरीके से बरकरार रखता है। इसमें भी, इस ऑप्शन को देते हुए भी सरकार ने बहुत उनके लिए केयरफुली डिजाइन किया है कि उनको उनकी जमीन पे कोई हाथ नहीं लगा सके, किसी प्रकार से भी उनकी जमीन को कभी कोई खतरा नहीं है। अगर कॉन्ट्रैक्ट के बाहर उनको ज्यादा दाम मिलता है
तो उसमें बोनस का भी प्रावधान है, या वो कॉन्ट्रैक्ट के बाहर मार्केट में बेच सकते हैं, उनके ऊपर बंधन नहीं है किसानों के ऊपर। तो अगर ज्यादा दाम मार्केट में मिलता हो तो कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के मार्केट में बेच के किसान को ज्यादा दाम मिल सकता है। अगर दाम कम हो जाए तो किसान की उपज को कॉन्ट्रैक्टेड दाम में लेना ट्रेडर के लिए कंपलसरी रखा गया है। तो दोनों तरीके से इट इज अ विन विन सोल्यूशन फॉर द फार्मर्स। दाम कम होते हैं तो किसान को ज्यादा दाम मिलेंगे, मार्केट बढ़ जाती है तो किसान मार्केट में बेच सकता है या अधिक बोनस लेके दे सकता है। तो हर प्रकार से किसान के हित में ये कानून बनाए गए। और उसकी अगली कड़ी में कैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री देश में बड़े पैमाने पे आए, कैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ग्लोबल स्केल पे भारत में प्रवेश करे, निवेश करे, यहाँ पे उसके माध्यम से हम बहुत अच्छा रेडी टू ईट फूड्स बना सकते हैं। हमारे कई सारी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का विश्व में बहुत डिमांड है। एग और एग से संबंधित जो चीज़ें हैं या एनिमल हस्बेंड्री से संबंधित मोज़रेला चीज़, इसकी विश्व भर में बहुत बड़े रूप में डिमांड रहती है। इसी प्रकार से हमारे फल और सब्जियों का अगर हम कच्चा माल देखें तो उसकी एक दाम है जो सीधा खेत से आता है, लेकिन जैसे ही उसको प्रोसेस कर देते हैं, यानी क्लीनिंग, पैकिंग, उसको प्रेजर्वेटिव्स लगाना और फिर देश और विदेश में बेचना, तो वही चीज की कीमत बहुत बड़े रूप में बढ़ जाती है और उससे किसान भी अपनी शेयर उस प्रोडक्ट की बढ़ा सकते हैं। किसानों को और ज्यादा डिमांड मिलेगी अच्छी चीजों की, जिस इंडस्ट्री आएगी उसमें जैसा माननीय प्रकाश जी ने 10,900 करोड़ जो इंसेंटिव देंगे, अकेले इससे 2.5 लाख लोगों को अधिक रोजगार के अवसर हमारे युवा युवतियों को मिलेंगे। अब आप अंदाजा लगाइए, एक बार जब इकोसिस्टम फूड प्रोसेसिंग का तेज गति से बढ़ता है तो इंसेंटिव के बाहर भी बहुत लोगों को उत्साह आता है कि वो भी अब इस क्षेत्र में निवेश करें। तो 2.5 लाख लोग तो सिर्फ इस स्कीम के तहत, बाकी जब फूड प्रोसेसिंग को अलग अलग योजनाओं से हमने एनिमल हस्बेंड्री में अब फिशरीज को 20,000 करोड़ की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना से की अलॉटमेंट की है 20,000 करोड़ की। आत्मनिर्भर भारत के तहत 1 लाख करोड़ हम एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए निवेश करने जा रहे हैं, जिससे एपीएमसी मार्केट्स का भी इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरेगा और अलग अलग मॉडर्न मैकेनिकल इक्विपमेंट लाके किसानी क्षेत्र को लाभ होगा। तो अलग अलग कड़ी से देश में किसानों की आमदनी बढ़े, देश में नए रोजगार के अवसर मिले, देश में वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बने और विशेषकर इस स्कीम की एक बहुत प्रमुख अंग ब्रांड बिल्डिंग। इसमें एक प्रमुखता ये रखा गया है कि भारत का ब्रांड कैसे विश्व पटल पर उसका सृजन हो, कैसे उसके बारे में विश्व भर में पहचान बढ़े भारत के ब्रांड की। अब भारत में बना अगर अच्छी क्वालिटी का प्रोड्यूस, अच्छी मशीनों द्वारा बनाया हुआ माल जो हाइजीनिक है, जो इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट करता है, जब वैसा सामान विश्व में मिलेगा तो हमें विश्वास है कि इससे एक बहुत बड़ा रोजगार और किसानों की आमदनी में वृद्धि होने का एक मार्ग खुलेगा। इसमें रेडी टू कुक, रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें मिलेट बेस्ड जो प्रोडक्ट्स हैं उसको भी जोड़ा गया है। और आप जानते हैं रागी वगैरह जो मिलेट्स हैं उसका आजकल विश्व स्तर पर काफी डिमांड बढ़ रही है, न्यूट्रिशनल वैल्यू उसकी अच्छी होती है। और आज के दिन जो विश्व में एक कॉन्शियसनेस आई है कि न्यूट्रिशन अच्छा मिले, लोग अच्छा खाना खाना चाहते हैं, उसमें इसका लाभ होगा। प्रोसेस्ड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कवर होते हैं, मरीन प्रोडक्ट्स कवर होते हैं,
मोज़रेला चीज इसमें इसके अंतर्गत आती है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स जो हमारे लघु और सूक्ष्म या मध्यम वर्गीय उद्योग बनाते हैं, जिसमें अंडे हैं, पोल्ट्री मीट है, अंडों की अलग अलग जो प्रोडक्ट्स और बनते हैं, इन सबको भी कवर किया गया है। और ये सब प्रोडक्ट्स को लेके देश में भी डिमांड बढ़े, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा एक्सपोर्ट बढ़े और चैंपियंस यानी कंपनियां जिसको विश्व भर में पहचाना जा सके और जो भारत का नाम रोशन कर सके, ऐसे लोगों को इंसेंटिवाइज करने के लिए हम ब्रांड बिल्डिंग और मार्केटिंग के लिए भी लोगों को इंसेंटिवाइज करेंगे, जिससे भारत का नाम प्रचलित हो सके। इस पूरी स्कीम को प्रॉपरली मॉनिटर करने का भी अच्छी तरीके से फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय, हमारी माननीय सचिव श्रीमती पुष्पा सुब्रमण्यम जी हमारे साथ हैं, उन्होंने इसको बहुत गहराई से, और भारत में जो भी फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में लोग जुड़े हुए हैं उन सबके साथ शायद 8-9 महीने तक सलाह मशुरा करके इस स्कीम को बड़ा ही व्यवहारिक प्रैक्टिकल स्कीम बनाया गया है। इस स्कीम को हर लेवल पे अप्रूवल मिल चुकी है, पूरा पैसे का प्रावधान हो चुका है, इससे एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा, देश की मार्केट में भी रेडी टू ईट फूड्स मिलेंगे। और कोविड काल के बाद हम सभी जगह देख रहे हैं कि रेडी टू ईट फूड्स की मार्केट बड़े मात्रा में बढ़ रही है। तो मैं समझता हूं बड़ा ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने बड़े ही उपयुक्त समय पे, सही समय पे ये अच्छी स्कीम देश के समक्ष रखी है। इसमें मरीन प्रोडक्ट्स होने के कारण कई सारे हमारे जो कोस्टल रीजन है, जिस स्टेट से प्रकाश जी और मैं आते हैं, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, कर्नाटक हो, केरल, गोवा हो, केरल हो, तमिलनाडु हो, ओडिशा हो, आंध्र प्रदेश हो, पश्चिम बंगाल हो, ये पूरी जो कोस्टल स्टेट्स हैं, इन सब स्टेट्स में भी फिशरीज सेक्टर को एक बहुत बड़ा पुश मिलेगा। इन सब प्रदेशों में भी, और ये तो पूरे देश में आज फल सब्जियों को प्रोत्साहन मिलेगा। इन प्रदेशों में विशेषकर इस स्कीम का लाभ होने का अनुमान साफ दिखाई देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल पहले इस विषय पर और बाद में हम आप दोनों के, आप सबके साथ यहाँ इनफॉर्मल के लिए बैठेंगे। सर, मुकेश कौशिक फ्रॉम दैनिक भास्कर। सर, ये 3 किसान जो बिल आए थे उनकी अगली कड़ी है फूड प्रोसेसिंग का, ये जो क्रांतिकारी आपका फैसला है कैबिनेट का, तो क्या ये मान लिया जाए जो 18 महीने का बिलों को रोक लगाने का पेशकश किसानों से की गई थी, वो अब साइड कर दी गई है और सरकार उसका इम्प्लीमेंटेशन करने जा रही है? अगली कड़ी के रूप में देखने के बदले मैं समझता हूं अलग अलग पैमाने पे बहुत सारे निर्णय लिए जा रहे हैं जो किसानों को लाभ दे सके। वो कानून अपनी जगह पे महत्वपूर्ण थे। आज रेडी टू ईट फूड्स और बाकी फूड प्रोसेसिंग को और बल देने के लिए ये स्कीम आई है। इसके पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, फिशरीज डेवलपमेंट फंड, तो मैं समझता हूँ ये सब अलग अलग कड़ियां हैं, एक दूसरे को जोड़ने की आवश्यकता नहीं। Hi sir, this is Krishnanand Tripathi from ETV Bharat. Just wanted to know, is there any quantifiable target for increasing export of food sector, processed food? Is there any quantifiable target? ऐसा है, मुझे आपको बताते हुए बड़ा हर्ष होता है कि आज भारत लगभग 3 लाख करोड़ क्रॉस हो गया, 3 लाख करोड़ का एग्री बेस्ड एक्सपोर्ट्स करता है। 3 लाख करोड़। वैसे तो हमने, तोमर जी और मैंने मिलकर माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में निर्णय किया है कि इसको हमको बढ़ा के 6 लाख करोड़ तक लेके जाना है।
और उसके लिए अलग अलग तरीके से अलग अलग काम चल रहे हैं। ये जो आज का निर्णय है, इससे हमारा अनुमान है डायरेक्टली कुछ 30-35 हजार करोड़ का एडिशनल एक्सपोर्ट इसके कारण होना चाहिए। लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना है कि जब ऐसी स्कीम आती है वो एक पुश देती है, जो जैसे गाड़ी को चलाने के लिए एक शुरुआत में पुश लगता है, किक स्टार्ट जिसको बोलते हैं, ये किक स्टार्ट करती है प्रोसेस को, उसके बाद फिर वो फ्लो करता है और फिर तेज गति से बढ़ता है। तो मेरा मानना है, व्यक्तिगत मेरा मानना है कि भारत की क्षमता है कि कम से कम 1 लाख करोड़ प्रति वर्ष हम प्रोसेस्ड फूड्स को, और उसमें एग योक, मरीन प्रोडक्ट्स, इन सबको आसानी से 1 लाख करोड़ मिनिमम एक्सपोर्ट में वृद्धि कर सकेंगे प्रोसेस्ड फूड्स की। बाकी तो राइस और अलग अलग चीनी और अलग अलग चीजें एक्सपोर्ट हो ही रही हैं। और एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा, आज पूरे विश्व में भारत मूल के लोग निवासी हैं, हमारा जो इंडियन डायस्पोरा है। हम भी कभी विदेश आप सब जाते हो तो इच्छा तो करती है कि किधर परोठा और दाल सब्जी मिल जाए या बासमती चावल मिल जाए खाने के लिए। ऐसे ही ये जो लाखों और शायद अब तो करोड़ों की संख्या में भारत का डायस्पोरा पूरे विश्व में फैला हुआ है, 2 करोड़ के करीब अनुमान है। ये अपने आप में आप अंदाजा लगाइए, और अमेरिका, कनाडा, यूरोप, यूके, गल्फ, इन सब जगहों पे तो आमदनी भी अच्छी होती है, खर्चा भी लोग अच्छा करते हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कितनी बड़ी संभावनाएं हैं सिर्फ भारतीय डायस्पोरा। वैसे तो आज विदेशी लोगों को भी बहुत पसंद आने लगा है भारत के, कभी आप रेस्टोरेंट में जाओ विदेश में भरे रहते हैं। तो मेरे हिसाब से जो लक्ष्य तोमर जी और मैंने प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से रखा है, हम 6 लाख करोड़ तक अवश्य लेके जाएंगे एक्सपोर्ट ऑफ एग्री प्रोडक्ट्स को। और इसका सीधा 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 लाभ हमारे भारत के किसानों को मिलेगा, हमारे भारत के मछुआरों को मिलेगा, कोस्टल रीजन भी लाभ लेंगी, और पूरा गैंजेटिक प्लेन और बाकी सब राज्यों में भी इसका सीधा लाभ मिलेगा। सर, देश में काफ़ी साग सब्जियां, फल जो है वो बर्बाद हो जाती है। इसके बड़े आंकड़े भी हमने देखे हैं। आपको क्या लगता है कि इस स्कीम के आने के बाद बर्बादी रोकने में कितनी मदद मिलेगी, क्योंकि उसका अल्टीमेटली फायदा जो है वो किसानों को ही होगा? जैसा मैंने कहा, ये स्कीम एक शुरुआत है। स्वाभाविक रूप से इससे लाभ इसलिए होगा कि जब किसान को पता है कि मेरी आज की पैदाइश ये है, नजदीक में निवेश हुआ है जिसमें मेरी ये पैदाइश जाएगी, वहां प्रोसेस होके ये मार्केट में बिक जाएगी, तो किसान को अब मार्केट की टेंशन नहीं है, किसान को अब मार्केट की प्राइस वेरिएशन की टेंशन नहीं। किसान को मालूम है कि मुझे क्या बनाना है, मेरा सब प्रोडक्शन बिक रहा है, कितना बिक रहा है। उससे बैंकों को भी सुविधा होती है कि वो सरलता से लोन दे, कि उनको मालूम है कि सीधा फैक्ट्री से पैसा मिल जाएगा किसान का लोन पूरा करने के लिए। तो एक पूरा चेन एस्टैब्लिश हो जाता है। तो स्वाभाविक रूप से फल सब्जियां और अधिक रूप में प्रोड्यूस भी करेंगे। और फल सब्जियों का तो खूबी ये है कि आप बाकी खेती करो जो आपके बॉर्डर है, मैंने सुना है बॉर्डर पे ही बहुत अच्छी फल सब्जियों की खेती हो जाती है और अच्छी एडिशनल इनकम हमारे किसानों को मिलने लगती है। तो जितना जितना निवेश इंफ्रास्ट्रक्चर में, एग्री प्रोसेसिंग में होगा, उतना किसानों को स्वाभाविक रूप से इनकम बढ़ाने को मिलेगा। और इसका आपको कई जगह पे उदाहरण मिलेगा। मुझे किसी ने बताया कि दिल्ली के नजदीकी आलू की कोई एक कोऑपरेटिव बनी है और उन्होंने सबने मिलकर एक बड़े पैमाने पे आलू बना के एक बहुत अच्छी कीमत पे सुनिश्चित कर लिया कि वो प्रॉफिट उनका और इनकम डबल के बदले शायद क्वाड्रपल हो गई है, 4 गुना, क्योंकि उनको कोई चिंता नहीं है, दिन रात फोकस करते हैं प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी पे, और इनकम 4 गुनी हो गई। उसका लाइव एग्जाम्पल निकाल के आप भेजिएगा। ऐसी बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं। मुझे पीछे महाराष्ट्र की एक कंपनी है, भंवरलाल जैन जी ने कई वर्ष पहले बनाई थी, शुरू की थी, जैन इरिगेशन, जो ड्रिप इरिगेशन का काम बड़े रूप में करती है।
मुझे सौभाग्य मिला था आज से 20 साल पहले वो विजिट करने का। मैं तो हैरान हो गया था बनाना का प्रोडक्शन, और आज विश्व में वी आर वन ऑफ द हाईएस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ बनाना, क्योंकि हमारे किसानों ने, हमारे वैज्ञानिकों ने उस पर मेहनत की, उसकी अलग अलग वेराइटीज बनाई, और आज हम एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। और कहा जाता है कि आप एक बनाना दिन में खा लो और सबसे बेस्ट न्यूट्रिशन आपको मिल जाता है। वन बनाना अ डे इज ए गुड न्यूट्रिशन फॉर एनी चाइल्ड, एनी ऑफ अस। ऐसे ही फल सब्जियों के लिए हमने किसान रेल की सुविधा शुरू की, और अब तो बड़े पैमाने पे मैं जिधर जाता हूं, चुनाव प्रचार के लिए भी जाता हूं, तो लोग किसान रेल मांगते हैं। तो किसान रेल से भी फल सब्जियां देश के कोने कोने तक जा रही हैं, जिससे उनको अच्छी आमदनी भी हो रही है। अंदर इंटीरियर इलाकों में जहां वो चीज नहीं बनती है, वहां कम दामों पे अच्छी सब्जियां मिलने लगी हैं। तो विन विन है, उपभोक्ता के लिए भी, किसानों के लिए भी, और पूरी वैल्यू चेन उससे एस्टैब्लिश हो गई। और किसान रेल में आप जानते हैं, किसानों को सुविधा देने के लिए आपकी मिनिस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री ने 50% रेल भाड़े में छूट दे रखी है, सब्सिडी दे रखी है। वैसे ही हमने रेल भाड़ा बहुत कम रखा है किसान रेल का, उसमें भी 50% फूड प्रोसेसिंग देती है। तो जो भाई साहब आपने पूछा ना कि ये अगली कड़ी है लॉज की, अगली कड़ी नहीं है। मोदी जी ऑलवेज कॉम्प्रिहेंसिव सोचते हैं, उनकी कड़ियां तो परमानेंटली आती रहती है। तो ये भी डोंट टेक दिस एज द एंड। बहुत सारी और कड़ियां आपको किसानी क्षेत्र में उनको बढ़ावा देने के लिए, उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए लगातार आपके समक्ष हम पेश करते रहे। Industry, the big players. Government invites all players. We would invite all our domestic people also to participate. We will invite foreign players also to come in, because all of them collectively will help build the India brand and make India known all over the world. And they will also help us integrate our quality standards with the world-class standards. So that is very essential for our consumers.